नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खी। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। पटना की विशेष निगरानी टीम ने मोतीपुर के राजस्व कर्मी को 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। बरूराज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने CSP संचालक को गोली मारकर पैसे लूटे। और मुशहरी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में प्रेम करने को लेकर लड़की को परिवार वालों ने हत्या कर शव को घर के पीछे जलाया। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बरूराज थाना क्षेत्र में सरेआम अपराधियों ने CSP संचालक को गोली मारकर पैसे लूट लिए। मुजफ्फरपुर में CSP संचालक बेखौफ अपराधियों के निशाने पर हैं। शनिवार को अपराधियों ने फिर एक बार मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र में एक CSP संचालक को निशाना बनाया और लूटपाट की। वहीं विरोध करने पर CSP संचालक को गोली भी मार दी। घटना बरूराज थाना क्षेत्र के कमालपुर गाँव का है, जहां पंजाब के नेशनल बैंक के CSP को लूटने दो बदमाश स्प्लेंडर बाइक से पहुंचे। फिर बदमाशों ने CSP में लूटपाट की। लूटपाट का विरोध करने पर कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें एक गोली CSP संचालक पंकज कुमार के पैर में लगी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर बरूराज थाना सहित कई थाना की पुलिस पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर पश्चिमी DSP सुचित्रा कुमारी भी पहुंची। घटना को लेकर स्थानीय संजय कुमार ने बताया कि हम लोग बगल में दुकान में बैठे थे, तभी CSP संचालक पंकज के चिल्लाने की आवाज आई। तब तक बदमाशों ने 2-3 राउंड फायरिंग कर दी थी। वहीं मामले को लेकर DSP पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि लूट की राशि अभी क्लियर नहीं हुई है। 3 राउंड फायरिंग की बात सामने आई है, जिसमें एक गोली CSP संचालक को लगी। फिलहाल उसे इलाज के लिए SKMCH भेजा गया है। बैठे हुए थे और उसके बाद में चिल्लाने लग गया है पंकज भाई की, संजय भाई दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो हम दुकान से निकले हैं, तब तक 2-3 गोली फायरिंग हो चुका है। अब पैर में गोली लगा है, अब वो चिल्ला रहा है। हम लोग दौड़े हैं, तब तक लोग एगो बंदूक ये साइड किया है ना, तो हम भी पिलर धर के साइड में खड़ा हो गए, तो हम लोग को भी मार दे। अब उसके बाद में हम साइड में आके चिल्लाने लगे। एक आदमी और थे, अब वो आदमी आया है, तो फिर गांव में चिल्लाया है, उधर चिल्लाया है, तब जाकर सब आदमी जुटा है। पैसा उसे छीनने की बात आया है क्या? पैसा तो छीन के कितना पैसा ले गया है? पैसा मोटा मोटी लेके आया था, लेकिन कितना था तो वो नहीं पता नहीं। अच्छा, गोली कै को चला है? गोली 3 राउंड चला। अपराधी कै आदमी था? 2 आदमी। कथी से था अपराधी? ये सुपर स्प्लेंडर जो नहीं है काला वाला, वो था। और उसके बाद में एक मास्क पहना हुआ था, और मास्क पहनने के बाद में एक हेलमेट पहन के आया हुआ था। दोनों को आप लोग चेहरा वाला देखे हैं कि नहीं? नहीं, चेहरा नहीं देखे। कौन चीज से ऐसा गोली चला रहा था? ये वाला बंदूक जो होता है ना, जो 4-5 जो भर के जो चलाता है, जो वही था। दोनों हाथ के में बंदूक था कि एक का था? एक आदमी के हाथ में था बंदूक, एक आदमी पकड़ा। अच्छा, ये थी भी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है लोग के बीच में क्या? हाँ, हुआ है। दुकान के बाहर के भीतर? पहले दुकान के अंदर में हुआ था, अब उसके बाद में पैसा छीन छान के जब भागा है ना, तब ये पंकज भाई पकड़ा है। बरूराज थाना अंतर्गत कमालपुर गांव में पंकज कुमार नाम के CSP संचालक हैं, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का CSP चलाते हैं। अभी दोपहर में लगभग 12:15 के अराउंड 2 अपराधी आए थे स्प्लेंडर बाइक से, और उन्होंने लगभग 3 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से एक गोली जो है उनके पैर में भी लगी है। अभी इलाजरत है SKMCH में, और लूट की घटना कारित हुई है। अमाउंट कितना है इसका अभी पता नहीं चला है। इधर निकले हैं, अभी हम लोग पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस विषय। पटना निगरानी की विशेष टीम ने मोतीपुर राजस्व कर्मी को रंगे हाथ घूस लेते हुए धर दबोचा। शनिवार को पटना की विशेष निगरानी टीम ने कथैया थाने पर जमीन संबंधित जन शिकायत की सुनवाई में आए राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा को 7,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। चकचूहर के अरुण कुमार से 5 डिसमिल जमीन के दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा ने 7,000 घूस की राशि मांगी थी। उन्हें घूस के रुपए लेकर कथैया थाने पर आज बुलाया था। कथैया थाने पर जमीन संबंधित विवाद की सुनवाई के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इस जनता दरबार में मोतीपुर CO के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार शामिल होने पहुंचे थे। अरुण कुमार ने बताया कि बीते साल सितंबर महीने में अपनी मां से 5 डिसमिल जमीन खरीदी थी। उसी जमीन के दाखिल खारिज के लिए राजस्व कर्मचारी परेशान कर रखा है। कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा कहता है कि घूस देने के बाद ही दाखिल खारिज हो पाएगा। जब घूस देने से अरुण कुमार ने इनकार कर दिया
तो उनके दाखिल खारिज को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। कई बार अरुण कुमार मोतीपुर सीओ से भी मिल चुके थे। बार बार मोतीपुर अंचल में दौड़ने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर अरुण ने निगरानी थाने में शिकायत की। निगरानी टीम ने सत्यापन किया, इसमें भी घूस मांगे जाने की पुष्टि हो गई। अरुण को घूस के रुपए के साथ कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा ने शनिवार को कथैया थाने पर बुलाया, जहां थाना के बाहर घूस की राशि लेते हुए पंकज को निगरानी को रंगे हाथ पकड़ा। पूरे मामले को लेकर निगरानी डीएसपी शशि शेखर चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर अंचल के चकचूहड़ गांव निवासी अरुण कुमार ने 5 डिसमिल जमीन के दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा पर 7,000 घूस की राशि मांगे जाने को लेकर निगरानी थाना में आवेदन दिया था। जांच के बाद मामला सत्य पाया गया। इसके बाद टीम का गठन कर आज 7,000 घूस लेते कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मात्र 5 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए वहाँ के पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा मुझसे 7,000 रुपये 7,000 रुपये की मांग की गई। कब मांगे थे? ये जब भी इनके पास जाते थे, पहले आप हमसे भेंट कीजिए, पैसा दीजिए, फिर आपका काम होगा। कितना दिन से थे? लगभग ये 6-7 महीना से दौड़ा रहे थे। जमीन में कोई समस्या वगैरह? कोई समस्या नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रिजेक्ट करने का कारण क्या बताते थे? वो पैसा लेने के लिए। क्या बोल क्या रहे थे? वो बोल रहे थे कि बिना मिले हुए, बिना पैसा के कहाँ होता है, कहीं कुछ होता है। कहाँ बुलाए थे आपको पैसे के लिए? आज मुझे बुलाए थे कथैया थाने पर। गए हुए थे आप? जी। कितना दिए थे हमने? 7,000 रुपये। 7,000 दिए थे। कहाँ पे दिए थे? ये कथैया थाना से बाहर रोड पर। पैसे रिसीव करने के लिए कहाँ बुलाए थे? पैसे वही रोड के साइड में। विजिलेंस के पास हमने गया। 22 तारीख को भी गए, 28 तारीख को भी गए। हाँ, 22 को भी गए, 28 को भी गए, फिर कल गए। फिर वहाँ से टीम तैयारी हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद में कार्रवाई किया गया। श्री अरुण जी हैं चकचूहर के, मोतीपुर अंचल में इनका घर पड़ता है। इनके माताजी के द्वारा इन्हें जमीन लिखा गया था 5 डिसमिल। उसके म्यूटेशन के लिए इन्होंने मोतीपुर अंचल में आवेदन होता है वो दिया था। मोतीपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी जो संबंधित हैं पंकज कुमार सिन्हा जी, उनके द्वारा म्यूटेशन के लिए कागज आगे बढ़ाने के लिए होता है, उनका जो अधिकार है उस लेवल से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 7,000 रुपया 7,000 की मांग की गई थी। इस मांग ये पैसा देना नहीं चाह रहे थे। इसकी शिकायत इन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में आकर के किया। इनके इस शिकायत की जांच एक प्रक्रिया होती है, वो हम लोगों ने करवाया, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कराया गया। हमारे ASI हैं उनके द्वारा जांच के क्रम में उन्होंने जो सत्यापन करता है, उन्होंने इनके आरोप को सही पाया, मांग को इनके पाया कि इन्होंने मांग किया है। इस सत्यापन में आरोप को सही पाते हुए निगरानी थाना में 22/2025 जो है केस नंबर कल दर्ज किया गया और एक धावा दल की टीम 6 सदस्यीय टीम संजय जी DSP साहब हैं, इनके नेतृत्व में गठन हुआ। उसके सदस्य उपेंद्र जी हैं इंस्पेक्टर साहब, सतीश जी हैं, अरुणेश जी हैं ASI, अखिलेश जी ASI हैं और उमेश जी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। डिमांड पहले तो हुआ था कि मोतीपुर में ही ये देंगे, लेकिन तब तक जानकारी मिली कि ये कथैया थाना के पास गए हुए हैं। आज जो शनिवार वाली मीटिंग होती है, इसमें संभावित हुआ कि वहीं पे गए हुए हैं, उन्होंने जानकारी हुई। उसमें उन्होंने जब मीटिंग से वो निकले तो भरोसा चौक है कथैया थाना से जस्ट पहले, वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक करके इनसे रिश्वत की मांग की है। इनके द्वारा 7,000 रुपया रिश्वत वहाँ पे दिया गया और लोग अगल बगल में थे। धावा दल की टीम जो है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ उन्हें गिरफ्तार किया। शनिवार ये जो जमीनी विवाद संबंधी मीटिंग होती है थाने में, उसी मीटिंग के बाद गिरफ्तार हो। अब वो उनका अपना, उससे हमारे केस से उसको लेना देना नहीं है। वो वहाँ गए हुए थे, ये वहाँ पे बताए, वहाँ पे बुलवाए वो। सर कंप्लेन कब की थे सर? ये कंप्लेन जो है इन्होंने 22/4/25 को ही किया था और उसके बाद सत्यापन कराया गया। सत्यापन करा करके हम लोग, चूंकि उसमें प्रक्रिया होती है, जांच किया जाता है, जब सत्यापन करके एकदम संतुष्ट हो लेते हैं कि हाँ ये जो डिमांड है, ये उनका जो है वो डिमांड का आरोप जो है वो सही
प्रतीत हो रहा है, तो उसके बाद FIR करके ये आगे की कार्रवाई। बेला थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम गैस पाइपलाइन में अचानक लीक हो जाने से इलाके में कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। बेला थाना क्षेत्र के बेला फेज 2 स्थित धीरनपट्टी में सड़क किनारे गैस पाइपलाइन लीकेज होने से अफरा तफरी मच गई। घटना शुक्रवार रात 9 बजे की है। मौके पर पहुंची बेला थाना की पुलिस ने एहतियातन कुछ समय के लिए वाहनों का आवागमन बंद करा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गैस पाइपलाइन संबंधित कर्मी मौके पर पहुंच गए और गैस सप्लाई बंद कर पाइपलाइन मरम्मत शुरू की। लगभग 1.5 घंटे बाद सप्लाई बंद होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया है कि पानी को लेकर वहां पर पाइप लगाने के लिए JCB से गड्ढे की खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब आधे घंटे बाद कर्मी पहुंचे। लोगों ने जल्द से जल्द पाइपलाइन मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद लोगों में दहशत बन गया। लोग बाहर सड़क पर आ गए। JCB से कोई नाला वाला क्या या पाइप पानी का जो लगाने वाला था वो सिस्टम लगा रहा था और वहाँ पे ठेकेदार भी था, JCB भी था। उसी के द्वारा जो है वो पाइप फट गया। अब पाइप चलो फट गया तो उसको बंद किया जा सकता था ना। 1 घंटा होने वाला है, अभी तक बंद नहीं हुआ। अगर किसी तरह के 1 घंटा लगभग हो चुका है और अगर किसी तरह का भी स्पार्क होता है तो पूरा का पूरा मोहल्ला खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है इस चीज को लगाने की? आदमी जी नहीं रहा था, पहले भी तो जी ही रहा था। अच्छा खासा लोग सिलेंडर से खाना बना रहा था। ये LPG गैस का जो घरेलू गैस में जो कनेक्शन दिया गया वो चीज का पाइप फटा है। बिजली आप लोगों ने कटवा दिया? बिजली हम लोगों ने कटवा दिया है। घर में सारे लोग, फैमिली लोग, बच्चे बूढ़े सब घर से निकल के भागे हुए हैं। ये जो और यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 1000 घर होगा। प्लस जी ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ये टूटा है। कंस्ट्रक्शन में पानी जो पाइप होता है ना उसको कनेक्शन देने के लिए फूटा हुआ था, तो उसके वजह से उसको खोदा गया था। जो खुदाई कर रहे थे टूटा और वो लोग का पता नहीं, वो लोग किधर न किधर निकल गया, कोई पता ही नहीं। घंटा का लगभग अभी बंद करा लिया गया है। बंद हो गया, कोई दिक्कत अभी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कारण पता चला है क्या लीक हुआ है? अब देखिए ना सामने में ये कोरल है, उसी चलते हुआ है। तोड़ने के दौरान हुआ है। हाँ, मुजफ्फरपुर नगर निगम में कुछ भी हो सकता है। मरने के 4 साल बाद भी निगम कर्मी को निगम कार्यालय से पेंशन जारी हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर नगर निगम एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर चर्चे में है, जहां 3 साल पहले दिवंगत हो चुकी एक बुजुर्ग महिला को अब तक वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। हर महीने उनके खाते में 400 रुपए की राशि जमा ही हो रही है। यह चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मृत महिला के परिजनों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन नगर निगम को सौंप दिया था। पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने इस मामले को उजागर करते हुए कहा कि नगर निगम की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि यह मामला वार्ड नंबर 4 का है, जहां जीवित व्यक्ति पेंशन के लिए तरस रहे हैं, वहीं एक मृत महिला को लगातार पेंशन मिल रही है। यह घटना नगर निगम की घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। नगर निगम पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। नगर आयुक्त महोदय समय काट रहे हैं। माननीय महापौर महोदया को कोई मतलब नहीं है, उनका बंधा बनाया आता जाता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं उनको भी जब अंकुश नगर आयुक्त का नहीं है न मेयर का है तो वो लोग भी बेलगाम हो गए हुए। उसी की वानगी ये है कि आपको वार्ड 4 में 2022 में एक महिला मरी, 22 में, और उसका पेंशन आज तक आ रहा है, और जो जिंदा है उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये नगर निगम को बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैं ये कहूंगा कि ये पैसा नहीं दे रहा है, और जो नगर निगम कार्यरत महिला लोग है उसका भी पैसा जो मर गया उसका पारिवारिक लाभ नहीं दे रहा है नगर निगम। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फरवरी में और मार्च में इसी साल हमारे वार्ड में 2 आदमी मरा और दोनों BPL धारक था। इसके लिए मैंने कितने बार आपके माध्यम से आवाज उठाया, नगरायुक्त महोदय को फोन भी किया, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला। कबीर इंडस्ट्री का जो पैसा होता है, माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका पैसा है, उनका पैसा भी तो नहीं मिला है। ये नगर निगम के और नगर निगम के जो कर्मचारी उसकी घोर लापरवाही है। इसके लिए मैं नगर विकास मंत्री का कल गया था, संयोगवश नहीं मिल पाया। मैं फिर कल जा रहा हूं और कल परसों 5 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री सर्वज चौधरी आ रहे हैं, उनके समय में आवाज उठाऊंगा। लगातार नगर निगम के कर्मचारी लोग आंदोलन भी करते रहते हैं कि हमको पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, जिनका जरूरत है उनको मिल नहीं पा रहा है।
भाई नगर निगम कर्मचारी को नगर निगम के स्टाफ लोग पैसा नहीं दे रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप माननीय महापौर चुपचाप है, नगर आयुक्त कोई मतलब है नहीं, ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है, ये चीज अच्छी चीज नहीं है, ये नगर निगम के साख पर बट्टा लग रहा है। मुजफ्फरपुर जिले की शान कहे जाने वाली शाही लीची अब मौसम की मार झेल रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो इसकी मिठास को लोग तरस जाएंगे। मुजफ्फरपुर की शाही लीची बारिश नहीं होने और गर्मी बढ़ने की वजह से खराब हो रही है, जिस कारण किसान परेशान हैं। मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण लीची फटने लगी है, साथ ही छिलका भी सूखने लगा। अगर मौसम 7 दिन तक ऐसा ही रहा तो इस बार लीची मार्केट में कम दिखेगी। लीची किसान वाल्मीकि ठाकुर ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से लीची की खेती करते हैं, बारिश समय पर हुआ था, लीची भी लाल होने लगा तो हम लोगों को लगा कि जल्द ही लीची बाजार में बेच सकेंगे, पर फिर से इस बार मौसम अनुकूल नहीं है। भीषण गर्मी और बारिश नहीं होने की वजह से लीची के पेड़ में लगे फल झड़ और फट रहे हैं, साथ ही गुदा और छिलका सूखने लगा है। इस बार ज्यादा लीची पैदावार भी नहीं हुआ। वहीं लीची अनुसंधान केंद्र के फ्रूट साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि लीची के फटने की समस्या है। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे बोरोन की कमी, नमी कम होने की वजह से धूप का असर पड़ा, इस वजह से फलों की फटने की समस्या होती है। इसका साधारण उपाय है कि फल लगने से 15 से 20 दिन के बाद बोरोन और बोरेक्स 0.4% प्रति लीटर पानी छिड़काव करें। इसके साथ टिश्यू बैग जिससे फलों के गुच्छे को ढक दिया जाता है, जिससे धूप की किरणें फलों तक नहीं पहुंचती। इस तरह फलों को बचाया जा सकता है। इस बार अवरी बहुत खराब हो रहा है, 20% 25% लीची तो सत्यानाश हो गया हुआ है, और इसी तरह की फट के सारा लीची बर्बाद हो रहा है। 25% लीची तो बर्बाद हो गया हुआ। कारण क्या है? कारण यही है जो रौदी हुआ और उसके बाद बारिश हो गया। अब रौदी में इसका फल का अति सूखने लगा, खोइया सूखने लगा, सूखने के चलते यह जो है से बारिश हुआ तो इसमें गुद्दा भरने लगा। अब यह गुद्दा भर रहा है तो लीची फट के गुद्दा आगे बाहर निकल रहा है। अब यह लीची कोई काम का न हो जाएगा। जब इस तरह की लीची होगा तो किसी काम के न रह जाएगा। बारिश हुआ तो जो बचा हुआ लीची है वह बहुत ही सुंदर होगा। जो बचा हुआ लीची है वह किसान को घाटा निकाल सकता है अगर बारिश हो गया तो, और नहीं तो बारिश न होगा तो ऐसा ही जो और बर्बाद होगा। अगर बारिश न होगा तो लीची 50% बर्बाद हो जाएगा। मनियारी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर घर के पीछे शव को जलाया। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में एक लड़की को प्रेम करने की ऐसी खौफनाक सजा दी गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गला दबाकर हत्या कर जलाने के मामले में एक तरफ मां जहर खाकर जान देने की बात कह रही है तो ग्रामीण गला दबाकर मार डालने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल डुमरी गांव की एक लड़की अपने ही गांव के लड़के से प्यार करती थी। चंद महीने पहले लड़की उस लड़के के साथ भाग गई थी। पुलिस ने लड़का लड़की को बरामद कर बंध पत्र के आधार पर लड़की को परिजन को सौंप दिया था। दरअसल युवक युवती के पिता एक ही गांव के अलग अलग वार्ड के पार्षद हैं। युवती के पिता नरेश पंडित ने घटना को अंजाम देने के बाद स्वीकार कर ली है। कहा है कि उसने घर पर पार्टी का आयोजन कर तेज आवाज के बीच बेटी की हत्या कर दी थी। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मुशहरी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में एक युवती को प्यार करने की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मामले में स्थानीय चौकीदार के बयान पर मुशहरी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर युवती के पिता को जेल भेज दिया है। युवक और युवती के पिता एक ही गांव के अलग अलग वार्ड के सदस्य हैं। युवती के पिता नरेश पंडित ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है। उसने घर पर पार्टी का आयोजन कर तेज आवाज के बीच बेटी की हत्या कर दी थी। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने बताया कि निशु जो मृतका है गांव के मिथुन कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर वालों के विरोध के कारण बीते 13 मार्च को दोनों घर से भाग गए थे। घर वाले ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन दोनों नहीं मिले। इसके बाद लड़के के पिता पर सामाजिक और पुलिस का दबाव बढ़ा तो दोनों को परिजनों ने 19 मार्च को पुलिस के समक्ष लाया। थाने में बंध पत्र पर युवती को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया। वहीं बेटी के घर से भागने से पिता ने काफी नाराजगी जताई। इसी बीच
प्रेमी प्रेमिका की बात फोन से होने की भनक लगते ही प्रेमिका के पिता ने आपा खो दिया और बेटी को ही खत्म करने की साजिश रच डाली। इसके बाद युवती के पिता ने बीते 24 अप्रैल की शाम घर पर पार्टी का आयोजन किया। इसमें कुछ लोगों को बुलाया और पार्टी के दौरान तेज आवाज में साउंड बॉक्स को बजाया। इसी तेज आवाज के बीच निशु की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने में 3 से 4 लोग शामिल थे। घटना के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए मिट्टी के बर्तन को पकाने वाली भट्ठी में शव को जला दिया गया। वहीं घटना को लेकर आसपास के लोग कुछ भी बताने से कतराते रहे। ऑनर किलिंग से युवती की हत्या की सूचना जब चौकीदार अनिल कुमार राय को मिली तो उसने थानाध्यक्ष रंजीत गुप्ता को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने अपने स्तर से पूरी तरह जांच कर चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और 30 अप्रैल की देर रात युवती के पिता नरेश पंडित को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, मुसहरी का मामला है और मुसहरी थानाध्यक्ष से भी बात हुई थी और मैं घटनास्थल पर गया भी था। वैसा कि इसमें है कि फरवरी माह में वो लड़की अपने प्रेमी संग फरार हुई थी, फिर बाद में खोजबीन के बाद से आई और पिता उससे नाराज रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी अनुसंधान का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये चौकीदार ने जो बताया है, चौकीदार के बयान पर ही हम लोगों ने FIR भी दर्ज किया है। तो चौकीदार का कहना है कि ये संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हुई और घर वाले थे उसको, उसके डेड बॉडी को कहीं छुपाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में घर के पीछे ही उन्होंने उसको, उस डेड बॉडी को जला दिया। तो प्रथम दृष्टया ये आ रहा है। फिर अनुसंधान का और भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। गिरफ्तारी, हाँ बिल्कुल, गिरफ्तारी एकदम गिरफ्तारी होगी। जो लोग भी दोषी हैं पिता की होगी गिरफ्तारी। हाँ, और भी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। इसमें देख रहे हैं कौन कौन इसमें साक्षी इकट्ठा को लेकर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया? हाँ, FSL जांच के बाद से डीजे वगैरह बजाने की बात आ रही है कि डीजे बजाया तब हत्या किया। चौकीदार का बताना था, चौकीदार बोल रहा था कि उसी से उसको चौकीदार के भी संज्ञान में ये आया कि कोई ओकेजन नहीं था और ऐसे ही वहाँ पर बजाया जा रहा था। घटना के दिन डीजे बजाया जी। तो वो चौकीदार अपने बयान में बताया है कि उसी के बाद से हम वहाँ पर पता लगाना शुरू किए और जो सामने आया है उसके बयान पे हम लोगों ने, क्योंकि घर के कोई लोग, सारे लोग हत्या का इंदर्ज हुआ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लड़की के शादी से नाराज था। हाँ, ये कहा जा सकता है सर। हाँ, इसमें अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम
विद कोएजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दिए जाने पर रालोमो के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने जिले में आभार यात्रा निकाली। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने जातीय जनगणना कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए आभार यात्रा निकाला। पार्टी के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जिला समाहरणालय धरना स्थल तक रालोमो कार्यकर्ता ने आभार यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के इस निर्णय के पक्ष में आभार प्रकट किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने बताया कि रालोमो सुप्रीमो के निर्देश पर पूरे बिहार में आज हमारी पार्टी की ओर से आभार यात्रा निकल गई थी। पार्टी के कांटी के प्रखंड अध्यक्ष रामनंदन कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से सदन के बाहर एवं सदन के अंदर जातीय जनगणना कराने के लिए संघर्षता थे। हाल में उन्हें वाल्मीकि नगर चिंतन शिविर में भी प्रस्ताव पारित कर देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। भारत सरकार ने हमारी पार्टी की मांग को स्वीकार कर ली है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जबकि साहिबगंज के प्रखंड अध्यक्ष लखिंदर कुशवाहा ने कहा कि सरकार का यह स्वागत योग्य कदम है, इसीलिए हम लोगों ने आज आभार यात्रा निकाली है। हमारी पार्टी सुप्रीमो ने हमेशा जातीय जनगणना की मांग की थी और इसके पक्ष में भी रहे हैं। आज सरकार ने इस पर अमल कर उनकी मांगों पर मुहर लगा दी है। आज जो हम आभार यात्रा निकाले हैं, यह मोदी जी का देन है, जो पूरे भारतवर्ष में जनगणना को ये अनुमति दिए हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज से नहीं वर्षों से आवाज उठा रहे थे। जिस चीज़ को उनको मांग का पूरा हुआ है, जिस कारण हम लोग आभार यात्रा या मुजफ्फरपुर जिला में निकाल रहे हैं। और रह गई जो हर बिंदु पर आप लोग देखे होइएगा, ये परिसीमन से लेके और जैसे जातीय जनगणना से लेके और हर मुद्दे पर और कॉलेजियम से लेकर हर विषय पर हमारे राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और पूरे बिहार के चिंतित कर रहते हैं, हमेशा चिंता में जो हमारे बिहार का कायाकल्प कैसे अच्छी रहे। और परिसीमन पर भी बोले हैं वो, जो परिसीमन जो आपको जैसे 1951 से लेके 1961 में किया गया, 1971 में किया गया, कुछ एक्ट को बनाकर उसको जैसे स्थगित कर दिया गया। जिस विषय पर जैसे वो भी जैसे एक सूत्र कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं, जो मतलब जनसंख्या के आधार पर हमारे बिहार में लोकसभा से लेकर और विधानसभा का परिसीमन बढ़े और सीट बढ़ेगा, जो बिहार के हित में अच्छा होगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी प्रतिबद्ध है। हमारे बिहार के जनता को, गरीबों के, हर समुदाय के, हर जाति को लोगों के वो चिंता करते रहते हैं और हमेशा कायाकल्प के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। फायदा मिलेगा, एकदम फायदा मिलेगा। फायदा क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए जो हर जाति का कौम का जब परिसीमन बढ़ेगा तो हमारे MP MLA बढ़ेंगे।
जब MP MLA बढ़ेंगे तो हर जाति का लोगों को जैसे भागीदारी होगी, हर जाति का लोगों को फायदा मिलेगी। डाटा पेश सही से होगा ना? एकदम डाटा पेश सही से होगी, में कहीं से भी दो राय नहीं है। बिहार में जातीय गणना हुई तो उस समय कुशवाहा समाज से कई नेता बोले कि हमारी संख्या घटा दी गई है। देखिए, ऐसा नहीं ना होने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे विपक्ष लोग होते हैं जो आखिर क्या बोलेंगे। पूर्व में उनकी सरकार थी और मिली भगत की सरकार थी, कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी, इनको भी जहाँ से केंद्र में रहने का मौका मिला था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हम लोग प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, वह ऐतिहासिक फैसला जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत पहले से मांग होती थी, जातीय जनगणना कराना, जिस पर प्रधानमंत्री जी आज से 2 दिन पहले जो उनका कैबिनेट के जो फैसला हुआ जातीय जनगणना कराना पूरे देश में, उनके प्रति हम लोग आभार यात्रा हम लोग निकाल कर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। यह है जो उनका ऐतिहासिक फैसला है, यह बहुत सराहनीय है। इस फैसला से यहाँ के जितने गरीब बुढ़वा और हर तबके के लोग हैं उन लोगों को बहुत इससे बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए हम लोग उनके प्रति आभार है। विपक्ष तो कहने के लिए बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, वो आज़ाद है विपक्ष है, लेकिन विपक्ष 50 वर्षों से सत्ता में था तो यह काम क्यों नहीं किया विपक्ष को करना चाहिए। 2022 में बिहार में जातीय गणना हुई, उसके बाद से लगातार विपक्ष मांग उठा रही थी कि जातीय जनगणना पूरे देश भर में होनी चाहिए। विपक्ष के मांग पर NDA सरकार को झुकना पड़ा है। नहीं, कुछ जगह ऐसे भी हैं उनके सरकार है, विपक्ष के सरकार है, कुछ राज्यों में सरकार है, वहाँ तो उनको कराना चाहिए ना। ओर से जिला मुख्यालय पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार यात्रा हम लोग निकाले हैं और हमारी पार्टी के बीते कुछ दिन पूर्व ही पार्टी की ओर से 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर की कार्यक्रम समापन हुई है वाल्मीकि नगर में, और वहां से हमारी पार्टी की ओर से 14 सूत्री मांग जो है सो हमारी पार्टी की ओर से रखी गई थी, जिसमें से एक ये भी था जो जातीय जनगणना विशेष करके। तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस फैसला जो जातीय जनगणना की लिया गया है, यह बड़ी ही सौभाग्य है और हमारी पार्टी जो है सो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरे बिहार में जो है सो हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं। फायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और जातीय जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और निश्चित रूप से सभी वर्ग सभी क्षेत्र के सभी जात धर्म के लोगों को इसकी बेनिफिट मिलेगी। दिलीप, षड्यंत्र आप लोग रख रहे हैं, NDA षड्यंत्र रख रहा है? नहीं ऐसा चुनावी वर्ष में किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो विपक्ष आज ठीक है कुछ भी यानी कि करे, लेकिन यह मुद्दा हमारी पार्टी की भी आज ये नई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी की 14 सूत्री मांग रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से न्यायपालिका के विरुद्ध यानी कि हल्ला बोल दरवाजा खोल आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिस समय था उस समय से यह मांग रखा गया था और विशेष अहम यानी कि ये जातीय जनगणना भी और नए एक मुद्दा है जो परिसीवन। माले के सदस्यों ने वक्फ बिल और पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दी। भाकपा माले द्वारा जिला समाहरणालय परिसर में विरोध दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहलगाम में शहीद हुए मृतकों के प्रति मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मौजूद भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य जितेंद्र यादव ने कहा कि जिन आतंकियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है उन्हें सरकार चिन्हित कर सजा दे, लेकिन वर्तमान की मोदी सरकार युद्ध उन्माद फैला रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो, क्योंकि युद्ध से देश की आम आवाम को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और शक्तिशाली देश अपने रक्षा सामानों की बिक्री कर संपत्ति अर्जित करते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बिल लाकर समाज को बांटना चाहती है, जिसे हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि 1857 के विद्रोह में साझी शहादत और साझी विरासत के जरिए ही आंदोलन चलाया गया था। लेकिन वर्तमान की सरकार इससे उलट काम कर रही है, वह नफरत की राजनीति कर रही है। हम लोगों की मांग है कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का जो धरना है राज्यव्यापी धरना है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज धरना हो रहा है। धरना के जरिए
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 26 लोगों ने अपने जान को कुर्बान किए हैं, उनको सबसे पहले हम लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस घटना के बहाने जो युद्ध उन्माद भड़काने की कोशिश हो रही है, हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है वो? ये मोदी सरकार युद्ध उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ है, इसमें तो सबसे पहले मोदी सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि वहाँ सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। तो सुरक्षा की जो जिम्मेवारी जिनकी थी, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी से मुकर रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा में चूक हुई, ये तो बात सही है, लेकिन ये जो कारनामा किया गया, ये किसके द्वारा? ये जिन आतंकी के द्वारा किया गया, टारगेटेड उस पे कार्रवाई हो, टारगेटेड कार्रवाई हो। युद्ध उन्माद भड़का करके एक देश दूसरे देश से जब युद्ध होता है तो उसमें आम आवाम मारे जाते हैं, उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बच्चे, महिलाएं। और इसमें दुनिया की जो बड़ी शक्तिशाली देश है, जबरदस्त ढंग से हथियार को कारोबार करता है, और हमारे देश के जो संसाधन हैं, जो देश के विकास में खर्च होता है, देश के जनता के बुनियादी चीज़ों में जो खर्च होता है, वो हथियार में चला जाता है। तो इस तरह हथियार के खरीद बिक्री में चला जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं युद्ध नहीं हो, युद्ध उन्माद सरकार भड़काना बंद करे, देश के अंदर नफरत की राजनीति बंद करे, और जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकियों को टारगेटेड कार्रवाई सरकार करे। दूसरी नंबर बात, पार्लियामेंट के अंदर वक्फ संशोधन जो कानून सरकार लाया है, ये संविधान विरोधी कानून है। ये संविधान जो अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, उसका सीधा हनन है। इसीलिए वक्फ संशोधन कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। इस बात के लेकर के हम लोग पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर आज हम विरोध दिवस मना रहे हैं। और साथ साथ 1857 का प्रथम विद्रोह का 10 मई को होने वाले हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये देश साझी शहादत के बदौलत हासिल हुआ है अंग्रेज से, और ये देश साझी विरासत है। इसलिए साझी शहादत, साझी विरासत जिंदाबाद, नफरत की राजनीति मुर्दाबाद, देश के अंदर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के सदस्यों के द्वारा संगठन विस्तार को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मंदिर नवनिर्माण समन्वय द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर प्रासर ने संबोधित करते हुए बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि संगठन का विस्तार और कार्यक्रमों को आकार दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे प्रशासन द्वारा तोड़े गए मंदिर के नवनिर्माण के लिए आगामी 4 से 10 मई तक हस्ताक्षर अभियान शहर के विभिन्न भागों में चलाया जाएगा। तत्पश्चात सोनपुर जाकर मंडल रेल प्रबंधक से मंदिर नवनिर्माण के लिए मांग पत्र हस्तगत कराया जाएगा एवं वार्ता की जाएगी। सर्वसम्मति से संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें हरिद्वार प्रसाद सिंह को संगठन का मार्गदर्शन, आचार्य चंद्रकिशोर प्रासर को अध्यक्ष, रुपेश कुमार, सुनील कुमार को उपाध्यक्ष, राकेश पटेल को महासचिव, लोकेश कुमार, राघवेंद्र राज राघव, बसंत सिंह को सचिव एवं अभिजीत कुमार पांडे, रवि झा, रवि कुमार, संतोष कुमार, योगेंद्र सिंह योगी, संजय कुमार, अभिजीत पांडे को कार्य समिति सदस्य मनोनीत किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नवनियुक्त महासचिव राकेश पटेल ने बताया कि मंदिर नवनिर्माण की आंदोलन का चौथा चरण रविवार से प्रारंभ होगा और 1 सप्ताह तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। तत्पश्चात मंडल रेल प्रबंधक से मिलकर वार्ता की जाएगी और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। 10 मार्च 2025 को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 2 मंदिरों को तोड़ा गया और अन्य मंदिरों के पुजारियों को नोटिस भेजा गया है। इस संदर्भ में जो आंदोलन चल रहा है उसके तीसरे चरण की घोषणा के लिए और साथ ही हम लोगों ने संगठन का विस्तार किया है, उसकी भी घोषणा करनी है। और इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने संगठन का विस्तार किया है। अध्यक्ष का दायित्व तो मेरे ऊपर है, इसलिए यह आवश्यक था कि एडहॉक कमेटी को हम लोग अस्थाई समिति में बदलें, चूंकि 2 महीने हमारे आंदोलन के बीत गए हैं और अब अस्थाई समिति के रूप में हम लोगों ने
कुछ उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव का दायित्व हम लोगों ने बढ़ाया है। और इस क्रम में हम लोगों ने श्री रूपेश कुमार, श्री सुनील कुमार को उपाध्यक्ष के रूप में, श्री राकेश पटेल जी जो हमारी बाईं ओर है ये महासचिव के रूप में, श्री लोकेश कुमार, श्री राघवेंद्र राघव, श्री वसंत सिंह को सचिव के रूप में हम लोगों ने दायित्व दिया है। और एक सप्ताह के बाद इसका पूरा गठन कर लिया जाएगा, क्योंकि अन्य पद पर भी जो लोग हैं। दूसरी चीज ये तय हुआ है कि आज 3 मई है, 4 मई से 10 मई तक हम लोग मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर, मंदिरों पर एकत्र होकर प्रत्येक दिन शाम को हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे DRM सोनपुर के नाम, जिसमें हम लोग मंदिर को रिस्टोर करने की मांग करेंगे। और तत्पश्चात उसको लेकर एक सामूहिक रूप से हम लोग DRM से अपॉइंटमेंट लेकर के उनके कार्यालय पर सोनपुर में धरना और प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उनके साथ वार्ता करके इसका समाधान निकालेंगे। अगर इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो हम लोग अंतिम हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा कि जिस प्रकार अयोध्या में कार सेवा की गई उसी प्रकार मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर भी कार सेवा करेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग न्यायालय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और अगले सप्ताह हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर करेंगे। अभी लगभग विगत 2 महीना से हम लोग ये मंदिर नवनिर्माण समिति को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अब लगता है कि इसकी लड़ाई को हमको गति अब हम लोग को देना पड़ेगा, इसलिए विस्तृत रूप दिया गया है और जो अस्थायी था उसको भंग करके अस्थायी रूप से अब सभी को कमेटी बनाया गया, जिसमें मुझे महासचिव का दायित्व दिया गया है। हम लोग कल से अब इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं, जो हमारा कल्याणी चौक, आमगोला, घोड़िया बाजार, अखाड़ा घाट और शहर के अन्य जगहों पर यह हमारा 10 तारीख तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। और इतने भी हस्ताक्षर होंगे उस सबको लेकर हम लोग एक पूरी कमेटी हाजीपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ हाजीपुर के DRM ऑफिस है, वहाँ हम लोग DRM से मांग करेंगे कि ठीक है, आपने मंदिर विकास के रूप में अगर तोड़ा है तो उस मंदिर को पुनः वैसी जंक्शन के आसपास कहीं आप तुरंत स्थापित कर दे और जल्द से जल्द इसका निर्माण हो जाए, ताकि हिंदुओं के आस्था पर जो ठेस पहुंचा है उसको लोग भूल कर फिर से अपनी आस्था और श्रद्धा में लोग लग जाएंगे। हम लोग का यही मांग है और कोई विशेष मांग नहीं है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा भी विलम्ब होता है तो हमारे हिंदू संगठन के लोग अब आगे की रणनीति बना रहे हैं, उस पर भी देखा जाएगा। हम लोग का जो संवैधानिक मौलिक जो अधिकार होता है उसको अभी हम लोग पालन करते हुए जाएंगे। जैसे हम लोग अब आया है कि हम लोग अब एक दिन का धरना जंक्शन परिसर में ही देंगे, हो सकता है तो 1 सप्ताह का भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे। उसके बाद ना होगा तो फिर अन्य योजना हम लोग चला रही है, उस योजना के माध्यम से सरकार को हम अपने झुकने पर मजबूर करेंगे, ताकि हमारा जो आस्था पर ठेस पहुंचा है वो आस्था को ठेस पहुंचने वाली जो बात की है अब बर्दाश्त से बाहर हो रही। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।